हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 11th की जो पहला चैप्टर है उसको लेकर के चल रहे हैं। जो हमारी पहली यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें जो पहला चैप्टर हमारा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इसका पहला लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि इस पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से हुई है, यानी कि जीवों की जो यहाँ पर विविधता पाई जा रही है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, या इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उनको हम लोगों ने समझ लिया था। आज बात यहाँ पर ये आती है कि जितने भी पूरे विश्व में आपको ये प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं ना बच्चा, इसको हम पढ़ेंगे कैसे या इनको हम समझेंगे कैसे। जैसे कि डाइवर्सिटी के अंतर्गत हमने लोगों ने 17 से 18 लाख स्पीसीज को खोजा है, ठीक है। जीवों की स्पीसीज को खोजा गया है, 17 से 18 लाख जीवों की स्पीसीज को खोजा गया है। लेकिन उन 17 से 18 लाख जीवों को हम किस तरीके से, किस क्रम में, किस पद क्रम में उनको ऐसे अरेंज करें कि हम अपने स्टडी के लिए, अपने अध्ययन के लिए, या उनको पहचानने के लिए हम यूज कर पाए या समझ पाए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए या बहुत सारी परेशानियां आ रही थी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, लेकिन उनका हम सही तरीके से सिक्वेंशली बात नहीं कर पा रहे थे उन पे, या सिक्वेंशली उनको अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो उन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए साइंटिस्टों को एक क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म को एक अच्छे से फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो आज का जो बच्चा ये हमारा लेक्चर होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिफिकेशन सिस्टम पे बहुत सारा बच्चों का दिमाग एकदम फिरा रहता है, बहुत सारा। देखिए, एग्जाम में तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते ही हैं, लेकिन हम सही रूप से समझ नहीं पाते हैं किस चीज को कहाँ पे किस तरीके से रखा जाए, या हम किस तरीके से उसको पढ़ें, तब हमको वो चीज समझ में आएगी। तो पहले तो क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या, उसको समझना है, ठीक है। तो ये क्लास आज की थोड़ी सी लंबी होने वाली है आप लोगों की, लेकिन आप लोग बोर मत होइएगा। अगर आपको कभी थोड़ा बीच में ऐसा लगे कि आप बोर हो रहे हैं, तो बस उठ करके वीडियो तुरंत पॉज कीजिए, उठ करके थोड़ा टहल के आइए, फिर देख लीजिए। और इस वीडियो पे मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को यहाँ पर ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास 11th के खासकर बच्चों को, कि आपको सिंपल फॉर्म में क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो पूरा डाटा है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और आपका सिर्फ इतना सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप सिर्फ इतना सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अब इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए आने वाली हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस फॉर्म में आपको कोई डाटा नहीं मिला है और ना मिल पाता है। तो पूरा सीक्वेंस फॉर्म में जो डाटा है वो आपका सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाला है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट पूरी सजा के रखी है आप लोगों के लिए। क्लास 11th का अलग है, 12th का अलग है, 9th का अलग है, 10th का अलग है, ठीक है। और जितने चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे उन सबका चैप्टर का पीडीएफ भी वहां पर बना करके, उन सभी पीडीएफ, सॉरी, जो वहां पर फोल्डर है वो बना करके उसमें मैं अपलोड कर दूंगा सारी की सारी क्लासेस। और रही पीडीएफ की बात, तो ये जितनी भी क्लासेस यहाँ पर आपकी चलेंगी यूट्यूब के ऊपर, उन सभी क्लासेस का जो आपका पीडीएफ है, जो आपका नोट्स है, उसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे, और इस वीडियो का टेलीग्राम के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएगा पूरा अच्छे से, हैंड रिटन जो है ना नोट्स आपको प्रोवाइड करा जा रहा है फ्री में, वहां कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपना सेकेंड लेक्चर, जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है हमारा, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उससे पहले भी आपको समझना है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, किसी वर्गीकरण की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी नीड फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम। नीड फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, या वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर प्लांट्स, एनिमल्स और अन्य जो जीव हैं उनकी एक लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है, एक बृहद डाइवर्सिटी आपको देखने को मिले, विविधता देखने को मिल रही है। और यह विविधता डिफरेंट फॉर्म में और डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंट फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो वाटर के अंदर ही सर्वाइव करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो टेरेस्ट्रियल रीजन पे ही रहती हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो आपको वृक्षों के ऊपर देखने को मिलती हैं, आर्बोरियल रीजन में देखने को मिलती हैं, और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो एरियल होती हैं, वायवीय होती हैं, है ना। तो डिफरेंट फॉर्म में और डिफरेंट स्ट्रक्चर, और हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक जीव का जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जैसे हम लोगों का स्ट्रक्चर अलग है, ह्यूमन बींग्स अलग तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स को अगर आप कंपेयर करते हैं चिंपैंजी से तो उनका स्ट्रक्चर अलग है ना। चिंपैंजी से अगर आप उसको कंपेयर करें तो उनका, चिंपैंजीज को हमारा क्या है ना, पूर्वज माना जाता है, एंसेस्टर माना जा रहा है कि वहां से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है। अभी ह्यूमन इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक रहेगा या इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक रहेगा उसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि इस पूरे पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं और उन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का फॉर्म और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिस कारण सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग अध्ययन करना असंभव हो जाता है। ठीक है, आप अगर एक साथ देखें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिले और उन सभी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को आप अगर स्टडी करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे, तो आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कर तो लेंगे लेकिन समस्या का सामना करना पड़ेगा। और इस समस्या को खत्म करने के लिए, ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसीलिए इनके अध्ययन को आसान, यानी कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनकी स्टडी को आसान करने के लिए, इजी करने के लिए, सिंपल फॉर्म में, दैट मीन सरल बनाने के लिए, ठीक है, सरल बनाने के लिए उनमें पाई जाने वाली कुछ समानताएं, अब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कैरेक्टर अलग अलग हैं, है ना। तो चिंपैंजीज का हम लोगों से कुछ मिलता जुलता है। या मैं आपको बहुत अच्छा एक उदाहरण देता हूँ, लॉयन टाइगर, ठीक है, लॉयन का, टाइगर का और हाइना का, और आप देखेंगे डॉग का। तो ये जितने भी स्पीसीज आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटिव या इंटरमीडिएट रिलेशनशिप को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर इनको आप देखें तो ये एक जैसे ही कहीं ना कहीं पर इनका हैबिटेट है, ठीक, एक जैसा ही हैबिटेट है। अब धीरे 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 लैक ऑफ फूड की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ फूड की वजह से हो सकता है कि कुछ लॉयंस की स्पीसीज या कुछ टाइगर की स्पीसीज, है ना, कहां पर आ गई है, ह्यूमन हैबिटेट में आ गई और उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल लिया। तो उसमें म्यूटेशन हो गया, वेरिएशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जिसके कारण एक नई स्पीसीज बन गई। तो वो स्पीसीज जो बनी वो कोरिलेट कर रही है अपने एंसेस्टर से या एक दूसरे से, अंतः जातियां जो है ना कोरिलेट कर रही हैं या करती हैं। तो उनकी जो सिमिलरिटीज हैं उनके बारे में उनको देख करके और उनमें जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, जो भिन्नताएं पाई जा रही हैं, उनके आधार पर, उनके आधार पर उन्हें अलग अलग रूप में कैटेगराइज या वर्गों में या रैंक में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। बेटा समझने का प्रयास करिएगा, ये जो डाटा मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि सर पढ़ के बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से आप इसको देख पाएंगे। ये जितना भी मैंने डाटा यहां पर लिखा है या आपको मैं समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इस प्रकार पृथ्वी पर पाई जाने वाली लार्ज डाइवर्सिटी, लार्ज डाइवर्सिटी को हम लोग मेगा डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो उस पृथ्वी पर जितनी भी लार्ज डाइवर्सिटी पाई जा रही, जो मेगा डाइवर्सिटी पाई जा रही है, ठीक है, लार्ज डाइवर्सिटी के बाद भी ऑर्गेनिज्म को कुछ आसानी से देखे जाने वाले कैरेक्टर के आधार पर इन्हें ग्रुप और सब ग्रुप्स की कैटेगरी में क्लासिफाइड और अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जा रहा है इस पूरी पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्टों ने इतना दिलेरी का काम किया, इतना हिम्मत का काम किया है कि सभी ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से इंटरकोरिलेट करके, समानताओं और विभिन्नताओं को देख करके उनको अलग अलग ग्रुप में, समूहों में और अलग अलग सब ग्रुप्स में, सब समूहों में क्या किया है, उप समूहों में क्या किया है, कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है, क्लासिफाइड या अरेंज किया है, ठीक है।
इसीलिए क्लासिफिकेशन प्रत्येक जाति जीव को, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है ये प्रत्येक जीव और जाति के अध्ययन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, अध्ययन को आसान बनाने के लिए, यानी कि इसका जब हम अध्ययन करेंगे हम आसानी से उसके कैरेक्टर को पढ़ पाएंगे। जैसे कि आप फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी सदस्य हैं उनको पढ़ने से पहले उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं, फाइलम पोरीफेरा को पढ़ने से पहले उसका जनरल कैरेक्टर, सिलेंट्रेटा को पढ़ने से पहले उसका जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर क्यों पढ़ना रहता है? क्योंकि हम उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनकी समानताएं, जो फाइलम, जैसे मान लो पोरीफेरा का आप जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो पोरीफेरा का अगर कुछ कुछ ऐसा कैरेक्टर होगा जो प्रोटोजोआ से मिलता जुलता होगा, लेकिन वो प्रोटोजोआ से अलग है, तो इसलिए उसको पोरीफेरा में रखा। और इन्हीं पोरीफेरा का कुछ कैरेक्टर सीलेंट्रेट से भी मिलता जुलता होगा, मतलब प्रिमिटिव लेवल से भी और हायर लेवल से भी, दोनों से मिलता जुलता होगा, लेकिन दोनों के समान नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, इसीलिए उसको हम एक अलग कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं, राइट। तो इसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए स्पेसिफिक साइंटिफिक अरेंजमेंट, दैट मींस विशिष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। एक स्पेसिफिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं वर्गीकरण। क्या होता है वर्गीकरण, किसे कहते हैं क्लासिफिकेशन? तो देखिए लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और फंक्शनल सिमिलरिटीज एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अर्थात वर्गीकरण संरचनात्मक या कार्यात्मक समानताओं या विकासवादी इतिहास के आधार पर जीवों का एक व्यवस्थित समूह होता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी संरचना के आधार पर, उसकी कार्यात्मक समानताओं के आधार पर, उसके जो कार्य हैं उसकी सिमिलरिटीज के बेसिस पर, है ना, और विकासवादी इतिहास, इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री उसका रहा है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से इस पृथ्वी पर जीवित हुआ, फिर उसके मतलब बना, फिर उसका धीरे धीरे डाइवर्सिटी हुआ, उसके आधार पर जीवों का एक अरेंजमेंट, एक अरेंजमेटिक ग्रुप होता है, एक सिस्टमेटिक ग्रुप होता है, एक व्यवस्थित समूह होता है, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ some easily observable characters is known as classification। मतलब कुछ आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर, यानी कि हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं और उन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम ऊपर से ही देख रहे हैं, ठीक है, एक्वायर्ड उनके कैरेक्टर देख रहे हैं, जेनेटिक लेवल पे नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर हम उनके देख रहे हैं, लक्षण देख रहे हैं, और उनके आधार पर हम क्या करते हैं कि इन विभिन्न जीवों को क्लासिफाइड कर देते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो कुछ आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर विभिन्न जीवों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए या एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप इस डिफिनेशन को बता सकते हैं, तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब बात आती है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जैविक वर्गीकरण है, उसका कहने का क्या मतलब है। तो देखिए भैया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ही हो गया कि क्लासिफाइड हम कर रहे हैं किनको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन किसकी बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये क्या है, इस पे क्वेश्चन आता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस में क्वेश्चन बनते हैं नीट लेवल पर या टीजीटी पीजीटी लेवल पर, आपके क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्शनल आपका जूलॉजी है सब्जेक्ट, तो उसमें भी यहां से रिलेशन, उसमें भी यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो समझिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि जैविक वर्गीकरण समूहों व उपसमूहों में की एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला में पहचाने और वर्णित प्रत्येक जीव की वैज्ञानिक व्यवस्था होती है। तो देखिए लिखा हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब इन अ हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को खोजेंगे और उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, और फिर कहीं जाकर के उसको एक हायरार्किकल
सीरीज के अंदर हम उसको समूह के अंदर या उप समूह के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे अर्थात द प्रोसेस ऑफ categorizing different organism on the basis of some easily observable character is known as classification। जैसे कुछ आसानी से देखे जा सकने वाले कैरेक्टर के आधार पर, सॉरी ये मैंने दोबारा से ही शायद यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको, लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन का मतलब ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग भी यहाँ पर क्या है कि हम उनके आसानी से देखे जाने वाले कैरेक्टर्स के आधार पर उनको ग्रुप और सब ग्रुप में क्या करेंगे, क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए लिखा हुआ है अर्थात, अर्थात मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही अर्थात हम क्या कहेंगे, किसी जीव को आइडेंटिफाइड करके उन्हें डिफरेंशिएट करके ग्रुप अथवा सब ग्रुप में एक हायरार्किकल सीरीज में रखना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहां पर बता दिया कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको भिन्नित करेंगे और भिन्नित करके हम क्या करते हैं, उसको किसी ग्रुप में या किसी सब ग्रुप में क्या कर देते हैं, एक हायरार्किकल सीरीज में रख देते हैं और इसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दैट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज दैट मान लो आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म को खोजा, सपोज दैट मान लो आपने कोई ऑर्गेनिज्म खोज लिया, आप साइंटिस्ट हैं भाई, आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो यार, तो आप जब फ्यूचर साइंटिस्ट हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को खोजेंगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, और आपने यदि उसको खोजा है, डिस्कवर किया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मींस उसका आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको आप पहचानेंगे कि एक्चुअल में ये ऑर्गेनिज्म है कौन, और आपको नहीं पता तो हमारे पास में पूरा डाटा नेट के ऊपर भी अवेलेबल है। ठीक है, आप सर्च करेंगे उसको, अगर उससे रिलेटेड मिल जाता है तो पूरा का पूरा ब्यूरो उसका निकल के आ जाएगा आपके सामने, पूरा का पूरा व्यवस्था, उसका पूरा का पूरा व्यवहार, डिस्क्रिप्शन पूरा आ जाएगा उसका कि भैया ये कौन है, इसका लाइफ साइकिल सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर वो हमारे पास में नहीं है, वो डाटा हमारे पास में नहीं है, गूगल पे भी, गूगल बाबा के पास में भी नहीं है, तो आप कुछ बुक्स को फॉलो करें, उनमें देखें कि क्या इनमें किसी कैटेगरी इस तरीके का ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है ना। अगर वो ऑर्गेनिज्म वहां पर नहीं है तो कुछ रूल्स के आधार पर, कुछ टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रूल दिए गए हैं, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत रूल्स दिए गए हैं, उनके आधार पर आप इसका आइडेंटिफिकेशन करके इसको विभेदित करेंगे। कि आप विभेदित करने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म आपने खोजा, क्या ये प्रोटोजोन से किसी सदस्य से मिलता जुलता है, पोरीफेरा के सदस्य से मिलता जुलता है, सीलेंट्रेटा के सदस्य से मिलता जुलता है, या किसी एनिलिडा के, या किसी एस्केलमेंथिस के, या प्लेटियलमेंथिस के, है ना, या किसी कॉर्डेट के सदस्य से मिलता जुलता है। अगर ये उससे मिलता जुलता है तो आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, विभेदित करेंगे कि कुछ लक्षण मिल रहे हैं, कुछ लक्षण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा बच्चों कि किस तरीके से और ये कौन सा किस कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है, और उसको हम उसी समूह के अंदर या ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, रख देते हैं। इसी को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब समझिए कि जो पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उनमें कमी क्या थी, तो लैक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहले के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए थे या पहले के जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया था, उनमें कमियां क्या थी, उनको समझना है। तो तब मतलब देखिए, हर एक चीज को हम सिस्टमैटिक ढंग से लेकर के चलने। क्लासिफिकेशन क्या था वो मैंने बता दिया। अब क्लासिफिकेशन पहले भी दिया गया और मॉडर्न भी है। तो पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम उसकी जो है ना जो अपवाद हैं उनको देख लेते हैं, जो लैक और जो कमियां हैं उनको देख लेते हैं, उसके आधार पर ही हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है पहले के क्लासिफिकेशन साइंटिफिक नहीं थे, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर नहीं थे। पहले जो क्लासिफाइड किए गए ऑर्गेनिज्म थे वो किसी लोकल एरिया में, लोकल लैंग्वेज में ही उसको क्लासिफाइड कर दिया गया था, या उनके कैरेक्टर को देख करके उनको अलग अलग रख दिया गया था। ठीक है, जैसे पहले के क्लासिफिकेशन सुविधा के आधार पर बनाए गए थे, तो पहले के क्लासिफिकेशन क्या नहीं थे, साइंटिफिक नहीं थे, ये सुविधा के आधार पर बनाए गए थे। और पहले के क्लासिफिकेशन केवल मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड थे। मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड कहने मतलब क्या होता है, आकारिकी को देख करके उनको कैटेगराइज करना, यानी कि जो प्लांट दिख रहा है तो उसको प्लांट में रख दिया,
या पौधों की तरीके से जो दिख रहा है उसको प्लांट में रख दिया, जो जंतुओं के तरीके से दिख रहा है उसको एनिमल में रख दिया। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल में हमने क्या कर दिया, इसको क्लासिफाइड कर दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बात देखिए लिखी हुई है, सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक है अरस्तु साहब, इनको इंग्लिश में अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश जो इनका टर्म है अरिस्टोटल है और हिंदी में इनको अरस्तु कहते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु ने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, और प्लांट को इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो हर्ब था, दूसरा श्रब था, और तीसरा क्या था, ट्रीज था। ठीक है, तो हर्ब्स और श्रब्स, हर्ब यानी शाक और शाखाएं, जो शाक सब्जियां होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको हर्ब्स कहते हैं। श्रब्स इनसे थोड़े से बड़े होते हैं, जो झाड़ियां होती हैं एक्चुअल में, छुप जिनको हिंदी में कहते हैं, और वृक्ष जो इनसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वृक्ष, ट्रीज। तो जो बड़े बड़े प्लांट थे उनको ट्रीज कहा, जो उनसे छोटे छोटे थे, शाक मतलब झाड़ियों के रूप में थे, उनको श्रब्स कहा, और जो बहुत ही छोटे छोटे जो खेतों में उगाए जाते हैं, धनिया, पुदीना, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, इस तरीके के जो प्लांट्स है, उनको हर्ब्स कहा, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ना, अरस्तु ने सबसे पहले प्लांट का इस तरीके से दिया। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, अब अरस्तु साहब ने ही जो है ना प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था और एनिमल का भी क्लासिफिकेशन किया था, और इसी प्रकार अरस्तु साहब ने एनिमल का क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया कि इन एनिमल्स में ब्लड रेड है या नहीं, यानी कि एनिमल के अंदर ब्लड रेड पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। क्या नॉन कॉर्डेट अर्थवर्म को छोड़ करके, ठीक है, एनीलिडा सदस्यों को छोड़ करके उसके अंदर रेड ब्लड पाया जा रहा है, लेकिन अन्य जो ऑर्गेनिज्म है क्या उनमें रेड ब्लड पाया जाता है? नहीं, रेड कलर का ब्लड नहीं होता उनमें, लेकिन हम लोगों में होता है। तो जिनमें रेड ब्लड होता है उसको रेड ब्लडेड एनिमल कह दिया, जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है उनको नॉन रेड ब्लडेड एनिमल कह दिया। आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। अब देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी जो कौन है, वो हमारे अरस्तु साहब ही हैं, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वो भी हमारे अरस्तु साहब हैं। और अरस्तु ने ही ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स को कैटेगराइज किया था प्लांट कैटेगरी में। लेकिन फादर ऑफ जो बॉटनी है वो थियोफ्रास्टस कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जो बॉटनी है वो कौन कहलाता है, थियोफ्रास्टस कहलाता है। चलो, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का प्रकार इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के प्रकार को समझते हैं। अब देखिए, बुक्स के अंदर डाटा जो है ना इधर उधर उधर इधर करके दिया हुआ है, दिया वहां पर भी सही है, लेकिन हमको किस, जैसे कि क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए जो हायरार्कियल मैटर दिया गया कि आपको पहले किंगडम समझना है, फिर फाइलम, फिर या डिवीजन, है ना, इस तरीके से वहां पर फाइलम है तो एनिमल की बात होगी, डिवीजन है वो तो प्लांट की बात होगी, है ना। तो इस तरीके जो जो हायरार्कियल जो अरेंजमेंट किया गया है किंगडम से लगा करके स्पीसीज तक, और स्पीसीज सबसे छोटी हायरार्की या टेक्सोनॉमी की जो है ना यूनिट मानी जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट दिया गया है, इस अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमको भी उसी अरेंजमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ना है। ठीक है, अब हम समझेंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और पहले के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में कमियां थी वो हमने देख लिया। अब जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। मैंने बोला था पहले ही कि थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग धैर्य बना करके रखें, इस एक वीडियो के माध्यम से ही आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेंगे, पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, एपीडी कंडोल एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एपीडी कंडोल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, पहला है अतर्कपूर्ण और दूसरा है तर्कपूर्ण। एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसपे आप कोई तर्क ही नहीं लगा सकते, जिसको हम लोग इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और दूसरा है तर्कपूर्ण। दूसरा कौन सा है, तर्कपूर्ण, जिसपे हम तर्क लगा सकते हैं, हम उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, जिसको हम लोग रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम और रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसको समझना है। तो देखिए, इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल नेचुरल, ठीक है, या एक्चुअल नेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो
एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन यानी अतर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म की जो एक्चुअल नेचर है कि वो किस में पाया जा रहा है, उसका प्रकृति क्या है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता और बिना ध्यान में रखे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे प्लांट का क्लासिफिकेशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में किया जाता है। प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में किया गया है, अर्थात प्लांट्स के नाम के अक्षर के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कि हम प्लांट्स का नाम लेते हैं, अल्फाबेटिक कहने का मतलब ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेटिक्स पाए जा रहे हैं, अल्फाबेट पाए जा रहे हैं। अब प्लांट का अगर मान लो किसी प्लांट का या कई प्लांट्स का नाम ए से स्टार्ट होगा अल्फाबेटिक मैटर में या सीक्वेंस में, लेटर में, तो उनको हम क्या करेंगे, ए कैटेगरी के अंदर रखेंगे। बी से स्टार्ट हुआ तो बी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, सी तो सी कैटेगरी। तो बिब्लियोग्राफी आप लोग देखते हैं ना लास्ट में जाकर के, या बुक के साइड में सबसे पीछे आप पलट के देखते हैं जाकर के, वहां पर जो ना कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं ए बी सी डी, है ना, तो उनमें हेडिंगें पड़ी होती हैं कि कोई टॉपिक अगर आपको लेना है तो अगर वो ए से स्टार्ट होता है ना, या एम से स्टार्ट होता है तो माइटोसिस, मियोसिस, है ना, या किसी भी अक्षर से आपका स्टार्ट होता है कोई टॉपिक, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली मैनर्स में या ऑर्डर में इंक्लूड करते हैं और इसमें हम उसकी एक्चुअल नेचर को नहीं देखते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है प्लांट किंगडम को नाम के आधार पर 26 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। प्लांट जो किंगडम हमारा है यानी कि पादप जगत जो हमारा है, इसको 26 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्यों क्यों क्योंकि भैया इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, है ना, इसी को इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम कह रहे हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं सबको पता है यार, 26 होते हैं। और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक ही लेटर से स्टार्ट होने वाले एक ग्रुप में आएंगे। अगर मान लो कोई प्लांट स्पीसीज एक मतलब ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको उस लेटर के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। बी से तो बी, जेड से तो जेड में, है ना। जैसे जैसे ए नाम से स्टार्ट होने वाले सभी प्लांट ए ग्रुप में, व बी लेटर से स्टार्ट होने वाले सभी प्लांट्स को हम बी ग्रुप में इंक्लूड करते हैं या रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ट्रू क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है, ये सत्य प्रकार का क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। इसमें हम काफी चीजें सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज बहुत सारी इसमें देखने को मिलेंगी कि भैया अब हमें उसकी प्रकृति नहीं पता है, तो कोई प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसको भी हमने कहां रख दिया, ए लेटर में रख दिया। कोई एल्गी है तो उसको भी ए लेटर में रख दिया। कोई एल्गी का कोई मान लो ए लेटर से स्टार्ट होता है सदस्य या प्लांट ऑर्गेनिज्म, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया। फंगस ए लेटर से स्टार्ट हो रहा तो उसको भी इंक्लूड कर दिया। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, कोई भी प्लांट अगर ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हमने ए अल्फाबेट में रख दिया। तो ट्रू टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है। इसका केवल एक ही यूज है, क्या, लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। किसी फ्लोरा को हम कितने अच्छे से लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिस्टिंग ऑफ, उसको नंबरिंग कर दे सकते हैं या लिस्ट बना सकते हैं। ए लिस्ट वाले इसमें आएंगे, बी वाले इसमें, सी वाले इसमें। जैसे कि हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं कंपटीशन लेवल का, तो उसमें ए अल्फाबेटिक वाले किसी दूसरे क्लास में बिठाए जाते हैं, बी वाले किसी दूसरे, सी वाले किसी दूसरे, एस वाले किसी दूसरे, है ना। तो रूम्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है, तो अल्फाबेटिकली फॉर्म में इनको हम अरेंज करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जब कोई साइंटिस्ट किसी प्लेस का फ्लोरा लिखता है तो इंपेरिकल क्लासिफिकेशन का यूज करता है। अगर मान लो किसी साइंटिस्ट को किसी वातावरण या किसी एरिया का फ्लोरा लिखना है ना, तो वो क्या करेगा, इंपेरिकल क्लासिफिकेशन का यूज करेगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के आपको जो है ना ऑर्गेनिज्म दिख जाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी इंपेरिकल की। अब हम बात करते हैं रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये तर्कपूर्ण है, वो अतर्क है, उसमें कोई तर्क ही। भैया हमने क्या किया, हमने लिस्टिंग कर दिया है, तो उसमें आप क्या तर्क लगाओगे, भैया ए वाले को ए में क्यों रखा, बी में रखो, तो अतर्कपूर्ण हो गया ना। ए वाला ए में ही आएगा, बी में थोड़ी ना आएगा, बी वाला बी में आएगा, सी में नहीं आएगा, ना ए में आएगा। जेड वाले को ए में थोड़ी रख देंगे, तो उसको लिस्टिंग हमने किया है, तो वो अतर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है। अब बात करते हैं रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो ये तर्कपूर्ण क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों कहा गया, तो देखो लिखा हुआ है, इसमें मुख्यतः प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उसकी एक्चुअल नेचर के आधार पर किया जाता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, उसके आधार पर किया जाता है। अर्थात प्लांट्स के कैरेक्टर को देखकर क्लासिफाइड किया जाता है। अगर प्लांट का कोई कैरेक्टर एक जैसा मिलता है तो उसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं।
या डिफरेंट होता है तो उसको हम क्लासिफाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है? तो देखिए पहला यहां पर जो है वो है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। प्रैक्टिकल कहने का मतलब होता है कि हम प्रैक्टिकली किसी प्लांट को इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के आधार पर क्लासिफाइड करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, इसमें प्लांट को उनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यानी कि उनकी जो आर्थिक महत्व है उसके आधार पर हम क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफाइड करते हैं। अर्थात अर्थात इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखे जाते, इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखे जाएंगे। मतलब वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लांट हैं उसके आधार पर हम क्लासिफाइड करेंगे। जैसे तेल प्रदान करने वाले पौधे, तेल प्रदान करने वाले पौधे, वो सारे प्लांट्स जो ऑयल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या निर्मित करते हैं, उन पौधों को यानी कि ऑयल सप्लायर प्लांट है ना, उनको हम एक कैटेगरी के अंदर रख देंगे। जैसे कि कोकोनट, ये भी ऑयल, पीनट है ना, सोयाबीन, सोयाबीन, मस्टर्ड, इन सबको हमने क्या किया, एक कैटेगरी के अंदर रख दिया। लेकिन यहां पर देखिए इन प्लांट्स का जो एक्चुअल नेचर है वो हमें नहीं पता। भाई कोकोनट का अलग करेक्टर है, पीनट मूंगफली का अलग करेक्टर है, सोयाबीन का अलग करेक्टर है, मस्टर्ड का अलग करेक्टर। वो क्रॉप प्लांट के रूप में हमारे यहाँ जो है ना उगाई जाती है इंडिया में, डिफरेंट कंट्रीज में भी उगाई जाती है, लेकिन क्रॉप प्लांट के रूप में वो ट्री तो है नहीं। तो कुछ ट्री को भी इंक्लूड कर दिया, कुछ हर्ब्स को भी इंक्लूड कर दिया, कुछ श्रब्स को भी इंक्लूड कर दिया, कुछ क्रॉप को भी इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा भी क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये तर्कपूर्ण है कि भैया ऐसा क्यों आपने इसको इसमें क्यों रख दिया, कोकोनट तो ट्री है, नारियल जो है वो एक तरीके का छोटा मोटा ट्री है ना, पीनट जो है वो तो उगाई जाती है खेतों में, सोयाबीन इसको भी उगाया जाता है, मस्टर्ड उगाया जाता है, तो इनको भैया एक जैसे काहे रख दिए आप, है ना। लेकिन हमने क्या किया, अपनी सुविधा अनुसार, अब ये ऑयल सप्लायर हैं तो इनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया। दूसरी बात है रेशे प्रदान करने वाले, दैट मीन्स फाइबर सप्लायर प्लांट, यानी कि जो फाइबर को सप्लाई करते हैं या बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हमको कपास, कॉटन जो है ना कपास से मिलता है ना, कपास प्लांट जो है ना उससे मिलता है। तो इनको हमने क्या किया, एक कैटेगरी में रख दिया। और फिर हमने एक कैटेगरी में नहीं, औषधि प्रदान करने वाले पौधे, मेडिसिनल प्रोवाइडेड प्लांट, मेडिसिनल वैल्यू में जो बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि राउवाल्फिया, साउवाल्फिया, ठीक है, साउवाल्फिया, सिंकोना, यूकेलिप्टस, इनसे डिफरेंट टाइप की मेडिसिन प्रोड्यूस की जाती हैं। और डिफरेंट टाइप के ऐसे प्लांट्स और भी हैं जो मेडिसिनल वैल्यू को प्रपोज करते हैं या मेडिसिनल उनका वैल्यू होता है, तो उनको हम लोग औषधि प्रदान करने वाले पौधों के अंदर रखेंगे। और इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, रैशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम में किया जाएगा। और ये एक प्रकार का प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल लेवल पर हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। सेकंड जो हमारा यहां पर क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा रैशनल के अंदर, वो रहेगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये हो गया कि कृत्रिम रूप से हमने क्या किया, किसी प्लांट्स को या एनिमल्स को क्लासिफाइड किया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ते हुए चलते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें ऑर्गेनिज्म को एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। इनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वो एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए गए, उनके आधार पर हमने इनको क्लासिफाइड करते हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने प्रपोज किया था, या इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, थियोफ्रेस्टस साहब ने प्रपोज किया था। और थियोफ्रेस्टस साहब ही क्या है, फादर ऑफ बॉटनी है, ठीक है, इन्होंने काफी चीजें बताई थी। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, थियोफ्रेस्टस ने हैबिटेट के आधार पर, यानी कि उनका जो आवास है उसके आधार पर प्लांट को 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। पहला था श्रब, दूसरा था हर्ब, सॉरी दूसरा था अंडर श्रब, तीसरा था हर्ब और चौथा था ट्रीज। तो हर्ब, श्रब्स, अंडर श्रब्स और ट्रीज, ये 4 जो है ना ग्रुप दिए थे किसने, थियोफ्रेस्टस साहब ने। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, थियोफ्रेस्टस ने प्लांट को कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया, तो 4 ग्रुप में क्लासिफाइड किया। कौन कौन सर, हर्ब्स थे, ठीक है, श्रब्स थे, अंडर श्रब्स थे और ट्रीज को रखा था। ये बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा करके पढ़ेंगे तो सबको समझ में आएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर मैं ये पढ़ा रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप अपने आप तो इसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको
समझने की जरूरत पड़ेगी ही किसी ना किसी टीचर्स की। मैंने भी यहाँ पर जो है ना कई बुक से ये डाटा निकाला है, कई बुक मैंने यूज की हैं, तब जाकर के इतना बेहतर मैं डाटा निकाल पाया हूँ। और आपके पास में उतना टाइम नहीं है कि आप जो है ना उन बुक्स को चाटें बैठ करके। मैंने उन सब से एक निचोड़ निकाला, जैसे एनसीईआरटी ने क्या किया कि पूरा एक निचोड़ निकाल लिया पूरे सिलेबस का, और वो आपको पढ़ा रही है। तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए चल रहा हूँ और पूरा एक निचोड़ और भी अच्छे से निकाल करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस क्या है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरा भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है अरस्तु ने एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। थियोफ्रस्टस ने प्लांट को चार ग्रुप में और अरस्तु ने एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। ठीक है, कौन कौन से, जिनमें पहला जो ग्रुप था वो एनीमिया था, एनेमा, और दूसरा जो ग्रुप था यहां पर वो था एनेमा, और दूसरा था नॉन एनीमा। एनेमा पहला था, एनेमा दूसरा था नॉन एनेमा। एनेमा कहने का मतलब रेड ब्लड, रेड ब्लड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर लाल रुधिर पाया जा रहा है या लाल रुधिर कणिकाएं पाई जा रही हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड कलर का ब्लड पाया जा रहा है, उनको हम लोगों ने एनीमा ग्रुप में इंक्लूड किया, अरस्तु साहब ने। और ये सारे के सारे कैसे थे, वर्टिब्रेट से, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट से। और वो दूसरा था कौन सा, हमारा नॉन एनीमा, दैट मीन्स नॉन रेड ब्लड। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं बच्चा, इनवर्टिब्रेट होते हैं, या इनको हम लोग नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, इनको यहां पर क्या किया था, इंक्लूड किया था, किसने, अरस्तु ने। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अरस्तु साहब ने एनिमल को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया। एक तो रेड ब्लड वाले एनिमल्स को रखा अलग कैटेगरी में, और दूसरे जो थे वो नॉन रेड ब्लड एनिमल वाले थे। ठीक है, नॉन रेड ब्लड वाले थे, एक रेड ब्लड वाले, दूसरे नॉन रेड ब्लड वाले। तो रेड ब्लड वालों को इन्होंने एक ग्रुप रखा और उस ग्रुप का नाम दिया एनीमा, और दूसरा जो था नॉन रेड वाले, ठीक है, उनको यहां पर रखा और ग्रुप नाम क्या दिया, नॉन एनीमा। ठीक है, तो एनीमा ग्रुप के अंदर वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड कर दिया और नॉन एनीमा ग्रुप के अंदर इनवर्टिब्रेट्स यानी नॉन कॉर्डेट को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, एनीमा को अगेन, एनीमा को अगेन दो ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया, एक तो ओवीपेरा और दूसरा वीवीपेरा। ठीक है, तो एनीमा को अगेन दो सब ग्रुप में इन्होंने क्लासिफाइड किया था, एक था ओवीपेरा, दूसरा था वीवीपेरा। ओवीपेरा कहने का मतलब बच्चा ये होता है कि ऐसे वर्टिब्रेट जो क्या कर रहे थे, अंडे देते थे। ठीक है, तो अंडे देने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म था उनको ओवीपेरा के अंदर इंक्लूड कर दिया, और कुछ ऐसे थे जो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, बेबी का बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं बच्चे, जन्म करने वाले, जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, उनको यहां पर वीवी पैरा के अंतर्गत इंक्लूड किया। दैट मीन्स अंडप्रज और जंतुप्रजक, अंडुप्रजक और जंतुप्रजक जो ऑर्गेनिज्म या जो दो ग्रुप थे उनके अंदर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या उनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है एक साइंटिस्ट और है यहां पर, कैरोलस लीनियस। तो हमने बात करी थियोफ्रस्टस की, इन्होंने प्लांट को चार ग्रुप में इंक्लूड किया, अरस्तु ने एनिमल को दो ग्रुप में इंक्लूड किया, और अब आए कैरोलस लीनियस। इनका क्या खास बात है भैया, तो देखो लिखा हुआ है, कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन की आर्टिफिशियल सिस्टम को स्टेबलाइज किया था। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस साहब ने। दैट मींस लीनियस साहब ने प्रपोज किया था आर्टिफिशियल सिस्टम को। इसको हम लोग बीएससी में भी डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम को। बीएससी सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर आपका है उसमें मैं यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम डिटेल में पढ़ाऊंगा, बेंथम मुकर का, क्रॉनकिस्ट का, कैरोलस लीनियस का। वहां पर हम लोग बात करेंगे उनके क्लासिफिकेशन कंप्लीट, पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम की, एज वेल एज उसकी मेरिट और डिमेरिट भी, वहां पर दोष और गुण क्या है उनको भी हम लोग क्लासिफाइड करेंगे बीएससी में। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसको स्टेबलाइज किया, जिसे क्लासिफिकेशन का सेक्सुअल मेथड भी कहा जाता है, जिसे क्लासिफिकेशन का सेक्सुअल मेथड भी कहा जाता है। दैट मीन सेक्सुअल मेथड के आधार पर, सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर इन्होंने क्या किया था, इसको डिवाइड किया था। जैसे इसमें प्लांट के कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे एंड्रोशियम का नंबर, कैरोलस लीनियस ने किया क्या कि प्लांट्स के अंदर कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर देखे, जैसे कि हम एंड्रोशियम की बात करें, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है इन प्लांट्स। ठीक है,
इनके कितने नंबर हैं, तथा गाइनोशियम के आधार पर, तथा गाइनोशियम के आधार यानी कि गाइनोशियम का आकार या शेप या क्या प्रकार है उसके आधार पर लिनियस ने अपनी किताब, अपनी एक बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, तो कैरोलस लिनियस साहब ने अपनी स्पीसीज प्लांटेरम बुक में प्लांट के सेक्सुअल कैरेक्टर को देखा था, ठीक है, देख करके प्लांट को करीबन 24 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। कितनी क्लासेस में? 24 क्लासेस में क्लासिफाइड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, इसको याद कर दीजिएगा। कैरोलस लिनियस ने अपनी एक बुक को प्रपोज किया था जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम, और स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट्स के सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर, प्लांट्स को सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर 24 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। किसने? कैरोलस लिनियस ने। अगेन कैरोलस लिनियस साहब ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर प्लांट के सेक्सुअल कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए प्लांट्स को 24 क्लासेस में क्या किया? क्लासिफाइड किया, जिसमें से 23rd क्लास फेनोरोग्राम्स हैं, यानी कि करीबन 1 से लेकर के जो 23 क्लासेस हैं वो सारी की सारी फेनोरोग्राम्स हैं, और 24th जो क्लास, आखिरी जो क्लास है, उसको क्रिप्टोगेम्स कहा। फेनोरोगेम्स कितने हैं? 23 क्लासेस को इंक्लूड किया, और क्रिप्टोगेम्स कितने हैं? 24। फेनोरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स क्या है, इनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा यहां पर 3rd क्लासिफिकेशन सिस्टम है, टाइप ऑफ रेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल कहने का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से या वातावरणीय लेवल पर ही उसको हमने क्या किया? क्लासिफाइड किया, जैसे लिखा हुआ है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेंथम व हुकर, दो साइंटिस्ट थे, बेंथम और हुकर ने क्या किया था? प्रपोज किया था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? बेंथम हुकर ने। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्रोनकिस्ट ने भी बेंथम हुकर के ही जैसा क्लासिफिकेशन नेचुरली क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो इसको भी कई वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है यह सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्लांट की नेचुरल सिमिलरिटीज व डिसिमिलरिटीज को शो करता है। याद रखिएगा कि जो बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर आधारित है, और यहां पर प्लांट्स को नेचुरली लेवल पर ही उसकी सिमिलरिटीज, समानताएं और डिसिमिलरिटीज, असमानताओं के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया, सॉरी, अर्थात आपसी संबंधों को दर्शाता है। अर्थात इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट के आपसी संबंधों को क्या करता है? दर्शाता है। इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटने के लिए बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स का यूज किया गया था, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम और हुकर द्वारा जो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना, उसके आधार पर या उसके लिए इनको बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर का यूज करना पड़ा था, ठीक है। इस सिस्टम का वर्णन इन्होंने अपनी बुक, यानी कि इस पूरे सिस्टम को इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। देखिए कंफ्यूजन नहीं पालना, स्पीसीज प्लांटेरम बुक किसकी है? कैरोलस लिनियस साहब की। और जेनेरा प्लांटेरम, प्लांटेरम से हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि प्लांटेरम तो यार उनने भी लिखी थी, कैरोलस लिनियस ने। क्या कैरोलस लिनियस? नहीं, स्पीसीज और जीनस में डिफरेंस है। स्पीसीज लास्ट में आता है, जीनस पहले आता है। तो बेंथम हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम दिया, और अरस्तु साहब ने, सॉरी, कैरोलस लिनियस साहब ने किसको दिया? स्पीसीज प्लांटेरम बुक को प्रपोज किया। तो इस पूरे सिस्टम को बेंथम हुकर ने, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेंथम और हुकर ने अपनी एक बुक प्रपोज की जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। उसके अंदर इसको क्या किया? स्टेबलाइज किया, उसके अंदर इसको पूरा प्रकाशित किया। इन्होंने सीड प्लांट की करीबन 97,205 स्पीसीज का वर्णन किया है। सीड प्लांट, ऐसे प्लांट जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं, बीज बनाते हैं, वो करीबन 97,205 स्पीसीज को इन्होंने इंक्लूड किया अपनी इस बुक के अंदर, जिसमें से 7,569 जीनस हैं और 202 फैमिलीज को इंक्लूड किया है। टोटल कितने? 7,569 जीनस को इंक्लूड किया गया है जेनेरा प्लांटेरम बुक के अंदर, और 202 फैमिली को क्या किया है?
इन लोगों ने प्रपोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है इन्होंने प्लांट किंगडम को करीबन 2 सब किंगडम में बांटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट किंगडम है इनका उसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया है, जिन्हें क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया कहते हैं। ठीक है, तो बेंथम और हुकर ने अपनी बुक जनरा प्लांटेरम में प्लांट ग्रुप को 2 सब ग्रुप में प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें क्रिप्टोग्रामिया आता है और दूसरा फेनरोगेमिया आता है। आगे देखिए लिखा हुआ है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। देखो ये क्रिप्टोगेमिया में कौन रखा गया, फेनरोगेमिया में कौन रखा गया, इसको समझना अभी नहीं है, इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए मैं बहुत चाहता तो सब कुछ समझाते हुए चलता, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है, जितना आपको पानी देना है, उतना मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है पानी। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको पानी चाहिए इतना सा और मैं फिर भी बहुत सारा आपको मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, हद से ज्यादा ही मैं पानी आप लोगों को दे रहा हूं। ग्रोथ तो आपको बड़ा अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम पानी आपको देंगे तो आप कंफ्यूज आ जाओगे कि यार बुक में तो ऐसा लिखा नहीं है सर, पता नहीं कहां चले गए। तो मैं बीएससी को टच करके वापस आ जाता हूं। ठीक है, जो बीएससी हायर लेवल का जो आपका यहाँ पर सिलेबस है उसको मैं टच करके वापस आ जाता हूं। और जब आप लोग हायर लेवल्स एग्जाम्स को क्वालिफाइड करने के लिए आएंगे ना, तो वहां पर मुलाकात होगी आपसे, बीएससी में मुलाकात होगी आपसे, वहां पर हम डिटेल में आपको ये सब पढ़ाएंगे। क्रिप्टोगेमिया, फेनरोगेमिया क्या है, उसमें किन किन ऑर्गेनिज्म को, किन किन प्लांट्स को इंक्लूड किया गया, सब बताऊंगा। अभी क्या है, सिर्फ हम एक सरफेस लेवल को उसको एकदम ऐसे देख करके निकल रहे हैं, इतना ही डाटा याद हो जाए बहुत है। देखिए लिखा हुआ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल फॉर्मल होता है और दूसरा नेचुरल फाइलोजेनेटिक होता है। पहला होता है नेचुरल फॉर्मल, दूसरा होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। तो देखिए लिखा हुआ है नेचुरल फॉर्मल। नेचुरल फॉर्मल क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन में प्लांट्स की फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, उसका जो जाति वृत्तीय या जाति वृत्तीय जो लेवल है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। अर्थात हम क्या करते हैं, इसकी केवल मार्फोलॉजी को ही ध्यान में रखा जाता है, उसकी कार्यकी कैसी है उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, केवल इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं या उसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं मार्फोलॉजी के आधार पर। फाइलोजेनी क्या है उस पर डिपेंड नहीं है, जाति वृत्ति उसका क्या है वो लेना देना नहीं है। दूसरा यहां पर है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए लिखा हुआ इस क्लासिफिकेशन में मार्फोलॉजी कैरेक्टर के साथ साथ फाइलोजेनी दैट मींस जाति वृत्तीय कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसमें प्लांट ग्रुप को उनके डेवलपमेंट के आधार पर अरेंज किया जाता है, यानी कि उनका डेवलपमेंट कैसा हुआ है उसके आधार पर हमने क्या किया है, इसको क्लासिफाइड किया। हमने नहीं, बेंथम हुकर साहब ने क्या किया, इसको क्लासिफाइड किया। जैसे सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो थैलोफाइट्स का हुआ है, जिसमें एल्गी वगैरह को रखा गया है। थैलोफाइट्स के बाद में ब्रायोफाइट्स आए, ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट आए, टेरिडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म्स आए, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद में आज की डेट में एंजियोस्पर्म्स आए, जो कि मोस्ट एडवांस प्लांट के रूप में माने जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, हो सकता है कि आगे कोई और भी प्लांट आए जो और भी एडवांस फॉर्म में हो। तो ये बात हो गई बच्चा हमारे क्लासिफिकेशन के प्रकार की, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का है, तो मैंने टोटल आपको यहां पर समझा दिया। राइट, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के अंदर किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है या किस तरीके से हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। राइट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझेंगे हम लोग डिटेल में। और उससे पहले क्या है कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और जाओ थोड़ा सा कुछ चाय वाय पी लो या थोड़ा घूम के आ जाओ और फिर अगेन इसको यहीं से स्टार्ट करो। मैंने बोला ना, एक वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा क्लासिफिकेशन के डाउट को क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग देखते रहो। अब जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिज्म का, वो किस तरीके से किया गया है, जैसे कि अब बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना होगा, सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, हमने तो किताब में भी देखा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये सब तो नहीं पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाएंगे। हमने पहले क्लासिफिकेशन का आधार समझा, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझा, पहले नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों आवश्यकता पड़ी, फिर हमने लेक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझा, फिर लेक ऑफ क्लासिफिकेशन समझा,
मतलब पहले के ओल्ड लेक ऑफ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझा, फिर हमने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को समझा। अब टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन समझने के बाद में हम समझेंगे कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो जीवों का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे उसके बारे में अब हमको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, बड़ी मुश्किल से बनता है, लेकिन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से जरूर बनते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सबसे पहले दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम को प्रपोज किया गया था, यानी 2 किंगडम सबसे पहले दिए गए थे। बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन सूक्ष्म जीवों, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स आदि को इस सिस्टम में जगह ना मिलने पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को कई किंगडम यानी जगतों में डिवाइड किया गया। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत कई किंगडम्स को रखा गया है टाइम टू टाइम। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म खोजा गया, पता चला कि ये इससे मिलता जुलता नहीं है, तो उसको हमने अलग रख दिया। तो उसी को यहां पर समझना है, उसी को हमें यहां पर समझना है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था वो कौन सा था? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली क्या कहती है। तो आपको पता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था? कैरोलस लीनियस साहब। तो देखिए लिखा हुआ सर्वप्रथम लीनियस ने इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। पहली बात याद रखिएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? तो कैरोलस लीनियस ने। तो अब भैया यहां से आपको याद करना ही पड़ेगा क्या कि किसने किसे क्या दिया। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम किसने दिया। डोमेन का मतलब क्या होता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो अभी 2 से लेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक अपन लोग चलते हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन प्रपोज किया बच्चा? कैरोलस लीनियस साहब। ठीक है, जिसमें प्लांट को किंगडम प्लांटी यानी पादप जगत तथा एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया यानी जंतु जगत में रखा था। ठीक है, लीनियस ने इस सिस्टम को अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी, तो कैरोलस लीनियस ने अपनी एक बुक और यहां पर बनाई जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा नेचुरी बुक के अंतर्गत इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रकाशित किया था। ठीक है, प्रकाशित किया था। देखिए खास क्या है कि इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म प्लांट के जैसे दिखते थे उन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया गया, तथा जो एनिमल्स जैसे दिखते थे उन्हें एनिमेलिया में रख दिया गया। ठीक है, जो एनिमल जैसे दिखते थे उन्हें किंगडम एनिमेलिया में रखा, जो प्लांट जैसे दिखते थे उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा। यह बात अरस्तु साहब ने भी बहुत पहले बताई थी, लेकिन लीनियस ने इसको क्लियर कर दिया। लीनियस ने क्लियर कट इसको क्या कर दिया? किंगडम दे दिया। अरस्तु ने भी ये बात बताई थी कि प्लांट के जैसे दिखते हैं, एनिमल के जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने इसको कैटेगराइज नहीं कर पाया, किंगडम नहीं दे पाया। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाते समय यह नहीं देखा गया कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बन रहा था या जब बता रहे थे तो उस समय इन लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिखा कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है ना। कोई ऑर्गेनिज्म खोजा गया कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, यानी उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। ठीक है, नंबर 2, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये सब ध्यान में ही नहीं दिया रखा गया और सबको एक जैसा जितने भी जो मिले उनको उठा करके कैटेगराइज कर दिया कि प्लांट वाले इधर जाओ, एनिमल वाले इधर जाओ, है ना। अब उसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनका वहां पर जगह नहीं था और उनको जबरदस्ती हम लोगों ने क्या किया, हिटलर की तरीके से हिटलर प्रणाली अपना करके चलो बैठो बैठो, कैसे नहीं हंटर मारेंगे, समझ रहे हैं। तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा बेचारों को, उन एनिमल्स और प्लांट्स को उस कैटेगरी में रखने के लिए। यार मुझे यहां पर रख दिया, मैं तो यहां का बना नहीं हूं। जब उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई तब क्या निकला देखो। इसी कारण कई सारे ऑर्गेनिज्म को गलती से इन किंगडम्स में रख दिया गया। अतः हमें ऐसे क्लासिफिकेशन की आवश्यकता थी जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी दैट मीन सकल आकारिकी के अलावा
लक्षणों को भी शामिल करे। भाई हमको सिर्फ यही नहीं समझना था कि भैया वो एक जैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो ग्रास मॉर्फोलॉजी तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम उनके कैरेक्टर्स को भी तो शामिल करें। जैसे सेल स्ट्रक्चर कैसा है, कोशिका संरचना कैसी है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऑर्गेनिज्म का, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, ठीक, और इनके अंदर जनन किस प्रकार का हो रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उसको बनाना चाहिए था, ये कैरेक्टर्स रखे जाने चाहिए थे। वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं रखे गए। देखो वह क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ट होगा जो कई सारे कैरेक्टर्स को आधार मानकर बनाया गया हो। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ट है, और विटेकर साहब ने जो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ये बहुत लाजवाब है, और उसी के आधार पर आज भी हम लोग उसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट थे और ना ही एनिमल्स थे। ये सबसे बड़ी समस्या थी भैया। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म रखे गए प्लांट और एनिमल में, दोनों में रख दिए गए, ना वो प्लांट थे ना वो एनिमल थे। अब वो और भी ज्यादा परेशान बेचारे इसके अंतर्गत रखे गए। तो ऐसे प्लांट तो परेशान थे ही थे, ऐसे एनिमल तो परेशान थे ही थे, वो अपना आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रताड़ित ये थे कि जिनका कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या है, उनको भी इस पर रख दिया। ठीक है, और इन्हें किसी किंगडम में रखा जाए, इस बात का जवाब टू किंगडम मतलब इन्हें किस किंगडम में रखा जाए, इस बात का जवाब कैरोलस लिनियस साहब के पास में, दैट मींस टू किंगडम क्लासिफिकेशन के पास में नहीं था। फिर क्या हुआ, जो होना तो वही हुआ। इन लोगों को जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स यहां पर रखे गए थे जिनमें वो नहीं थे और नहीं रखे जाने चाहिए थे, उन लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उनकी आवाज सुनी गई। कब, देखो लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना को प्लांट व एनिमल किंगडम दोनों में रख दिया गया था, प्लांट एनिमल किंगडम दोनों में रख दिया गया। ठीक है, और ऐसी समस्या जब आई तो देखा गया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारे के सारे प्लांट और एनिमल को प्लांटी और एनिमेलिया में इंक्लूड किया गया। ठीक है, ये बात कुछ बेचारे ऑर्गेनिज्म को समझ नहीं आई, वो बड़े प्रताड़ित हुए, बड़े परेशान हुए, उन्होंने आवाजें उठाई, और आवाजें जब उठाई और वो आवाज हमारे साइंटिस्टों तक पहुंची बाकायदा, और उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्या को देखते हुए हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया कि भैया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम छोड़ो, हम थ्री किंगडम देते हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म को वहां से निकाल करके एक त्रिजगत प्रणाली बनाई गई वर्गीकरण की, और उसमें उसको रख दिया गया। ठीक है, ये मैं रिलेट करके पढ़ा रहा हूं कि किस तरीके से प्रताड़ित करे जा रहे हैं लोग। प्रताड़ित करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी अगर मान लो कोई प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो अपनी आवाज उठा सकता है, और उसको निसंदेह क्या मिलता है, न्याय मिलता है। हालांकि अन्याय की श्रेणियों में वो बेचारा जड़ा रहता है, उसकी उम्र बीत जाती है, न्याय मिलता है, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। चलिए, तो वर्गीकरण की त्रिजगत जो प्रणाली है वो जब बनाई गई, और इनको भी न्याय बहुत समय बाद मिला, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही मिल गया, नहीं, बहुत समय बाद, बड़ा लंबा टाइम लगा। ठीक है, जैसे कि 1866 के आसपास जाकर के काम हो पाया था इनका विचारों का। तो देखिए लिखा हुआ है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल, कब, 1866, याद रखिएगा 1866 में प्रपोज किया था। पहला पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन प्रपोज किया, तो अर्नेस्ट हैकल ने। देखिए लिखा हुआ, हैकल ने थ्री किंगडम को प्रपोज, प्रोटिस्टा तीसरे किंगडम को, थर्ड किंगडम को प्रोटिस्टा कहा, जिसके अंदर इन्होंने उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अपनी जगह नहीं बना पाए या वहां पर रो रहे थे। ठीक है, उनको यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटेस्टिक्टा, इसको प्रोटेस्टिक्टा भी कहते हैं, प्रोटिस्टा या प्रोटेस्टिक्टा किंगडम में इंक्लूड कर दिया। देखिए लिखा हुआ है, इस प्रोटिस्टा किंगडम में मुख्यतः बैक्टीरिया को भी रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रख दिया, है ना, प्रोटोजोन्स को भी रख दिया, एल्गी को भी रख दिया, फंजाई को भी रखा गया। अब देखिए यहां पर जो प्रोटिस्टा किंगडम बनाया अर्नेस्ट हैकल साहब ने, उसमें रखने चाहिए थे प्रोटोजोन्स को, लेकिन प्रोटोजोन के अलावा इन्होंने एल्गी को भी रख दिया, फंजाई को भी रख दिया, बैक्टीरिया को भी रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को भी रख दिया, और ये सारे के सारे बेचारे चिल्लाने लगे, रोने लगे कि अरे भैया हमको कहां रख दिए हो, हमारा तो करेक्टर मिलता जुलता ही नहीं है हम लोगों से, हम लोग तो एक दूसरे से अलग हैं, पता नहीं आप क्या किए हैं। देखिए
क्या निकल के आया निष्कर्ष कि इस किंगडम की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ रखा गया। तो आपको पता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये सब क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोटोजोन, एल्गी, फंजाई यूकैरियोट हैं। तो इनको सबको एक ही कैरेक्टर, यानी एक ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट एक ही किंगडम में इंक्लूड कर दिया। तो प्रोकैरियोट वाले चिल्लाने लगे, हमको बचाओ यहां से, हमारा नहीं मिलता जुलता, हमारा मेल नहीं खा रहा, डेली लड़ाई हो रही इन लोगों के बीच में। फिर क्या हुआ, इस किंगडम में फोटोसिंथेटिक व नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को रखा ही रखा, लेकिन फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी रख दिया। जैसे एल्गी और फंजाई, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना रहा है, इनको भी रख दिया। तो हो गया ना गड़बड़। फिर क्या हुआ कि इस किंगडम में यूनिसेलुलर व मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ ही रख दिया गया। भाई ये कमियां हैं, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एल्गी फंजाई, दिक्कत कर रहे हैं बेचारे, रो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर, एल्गी फंजाई क्या है, मल्टीसेलुलर। और बाद में इन सभी कमियों के कारण फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। दैट मींस वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली को प्रपोज किया गया। और ये समस्याएं जो विचारों की थी, ठीक है, किसकी, प्रोटोजोन्स की, है ना, समस्या थी, बैक्टीरिया की समस्या थी, एल्गी की समस्या थी, फंजाई की समस्या थी, इन सभी की समस्याओं को हमारे बेचारे एक साइंटिस्ट थे कॉपलैंड, इन्होंने सुना, समझा और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज कर दिया। तो वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली किसने दी, तो कॉपलैंड ने दी। कब दी, 1956 में दी, 1956। और 1866 में अर्नेस्ट हैकेल, देखो कितना लंबा डिस्टेंस, 1956 में आकर के इन्होंने, मतलब 100 साल तक बेचारे, लगभग 100 साल तक ये बेचारे परेशान रहे, प्रताड़ित रहे, और तब जाकर के कॉपलैंड साहब को इनका दर्द समझ में आया। और जब ये पैदा हुए तो उसके बाद भी इन्होंने इसका दर्द देखा, समझा, और फिर क्या किया, उसको 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया। इन्होंने इस सिस्टम में 4 किंगडम को दिया था, जिसमें पहला जो था वो था मोनेरा या माइकोटा, मोनेरा या माइकोटा, ठीक है। दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था प्लांटी, चौथा था एनिमेलिया। तो ये 4 जगत प्रणाली प्रपोज की किसने, कॉपलैंड ने। 3 जगत प्रणाली प्रपोज की किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने। 2 जगत प्रणाली प्रपोज की किसने, कैरोलस लिनियस ने। अरे सर, हाँ भैया पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए मोनेरा की बात करते हैं। मोनेरा कहता है इस किंगडम में सभी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को मिल गया क्या, इंसाफ। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को मिल गया इंसाफ, तो ये लोग शांति से बैठे रहे और चुपचाप मोनेरा किंगडम में बैठ करके अपना मजा काटते रहे कि चलो भैया अब जाकर के कहीं ना कहीं पर हमको जो है ना साधन मिला है, अच्छी सुविधाएं मिली हैं, और हम अपना जीवन यहीं व्यतीत करेंगे लंबे समय तक। कर रहे बेचारे यहां पर, लेकिन अभी दिक्कत होगी इनमें भी। फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में, इस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया, जैसे फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स। अब यूनिसेलुलर के साथ साथ अब देखिए जो एल्गी है और जो फंजाई है, ये मैच नहीं कर रहा प्रोटोजोन से, मैच नहीं कर रहा, तो दिक्कत करेगा। ये चिल्लाने लगे अभी से, बचाओ बचाओ बचाओ। प्लांटी में, इस किंगडम में फोटोसिंथेटिक व मल्टी सेलुलर प्लांट्स को रखा गया, जैसे ब्रायोफाइट को, ठीक है, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म्स को, एंजियोस्पर्म्स को रख दिया गया। उसके बाद में किंगडम एनिमेलिया में, तो इस किंगडम में नॉन फोटोसिंथेटिक व मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे गए, जैसे स्पॉन्जेस, वॉर्म, रेप्टाइल्स, मैमल्स आदि, ठीक। अब देखो खास बात यहां से स्टार्ट होती है, क्या, इस फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी किंगडम प्रोटिस्टा में रही, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में रही, क्या, जिसमें यूनिसेलुलर व मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रखा गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन था, प्रोटोजोन्स, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, एल्गी एंड फंजाई। तो देखो लिखा हुआ है प्रोटोजोन आर द यूनिसेलुलर, एल्गी एंड फंजाई आर द मल्टीसेलुलर। ये सबसे बड़ा कमी रहा। और हमारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को तो भैया इंसाफ मिल गया था, चिल्लाने लगे कौन, एल्गी और फंजाई।
बचाओ मुझे यहां से, निकालो, मैं यहां नहीं रहूंगा प्रोटोजोन्स के साथ में, मेरा कोई भी इनसे लेना देना नहीं है। और ये बेचारे चिल्लाते चिल्लाते रहे, जिसके कारण इस सिस्टम के बाद में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया। ठीक है, आज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया। तो 1956 के बाद में 1969 में इन्हें जल्द ही यहां पर इंसाफ मिल गया। 1969 में एक वैज्ञानिक आए, विटेकर साहब, और इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, दैट मींस वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली को प्रपोज कर दिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है आपका, माना क्या जाता है ये आपका, और इससे क्वेश्चन बनते हैं और आता है। दूसरा पॉइंट देखो लिखा हुआ है, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलोइंग कैरेक्टर्स के आधार पर दिया था, जैसे ऑर्गेनिज्म का थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म की सेल स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनिज्म का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, और उसका जनन किस तरीके से हो रहा है। उसके आधार पर विटेकर ने 5 जगत प्रणाली को दिया। तो लिखा हुआ है, विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फॉलोइंग किंगडम्स को प्रपोज किया, जिसमें किंगडम मोनेरा था, इसमें सारे बैक्टीरिया रख दिए, किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें प्रोटोजोन, और एक अलग से किंगडम फंजाई या माइकोटा। किंगडम फंजाई या माइकोटा, यानी कि फंगस को निकाल फेंका कहां, बाहर, और जो एल्गी चिल्ला रहे थे उनको प्लांटी के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया, दैट मींस किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी में एल्गी को भी, ब्रायोफाइट के साथ में एल्गी को भी इवोल्यूशनरी जो है ना डेवलपमेंट के आधार पर इंक्लूड कर दिया। देखो मोनेरा, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल यहां पर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों रखा गया। और ये मोनेरा का एक बहुत बड़ा, मोनेरा किंगडम का एक बहुत बड़ा क्या है, खामी है कि इसमें आर्की बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का टाइप, जो बैक्टीरिया है ट्रू बैक्टीरिया है, और आर्की बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया, इनको भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया। और ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि सही एग्जैक्ट पोजीशन में है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी तो होना चाहिए प्रोकैरियोट, लेकिन इन प्रोकैरियोट्स में आर्किया को रख करके इन्होंने गलती किया, जिसके कारण 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनेगा जाकर के, वो प्रपोज किया था कार्ल वूज ने, और इन्होंने ही 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोज किया। आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड यहां पर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन्स रखे, डायनोफ्लैजिलेट्स रखे, डाइटम्स को रखा, यूग्लिनॉइड्स को रखा, स्लाइम मोल्ड्स को रखा, क्लोरेला को रखा, व क्लेमाइडोमोनास को रखा। तो क्लोरेला क्या है, एक यूनिसेलुलर एल्गी है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया। क्लोरेला एल्गी है, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, और ये यूनिसेलुलर है, इसलिए यहां पर इंक्लूड किया गया। दूसरा क्या है आपका, फंजाई, कवक, इसमें ट्रू फंजाई को रखा गया। यह मल्टीसेलुलर, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे ईस्ट और राइजोपस, और भी बहुत सारे हैं, एल्ब्यूगो, है ना, ये सारे के सारे यहां पर इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट है प्लांटी, पादप, मल्टीसेलुलर प्लांट्स को रखा गया, जैसे एल्गी। ठीक है, एल्गी को प्रोटोजोआ से निकाल करके यहां पर ले आए। फिर ब्रायोफाइट, ये इवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स के आधार पर रखा गया। फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, और फिर कहीं जाकर के एंजियोस्पर्म, जो कि मोस्ट हाईएस्ट एंड डेवलप प्लांट्स के रूप में माने जाते हैं। फिर वहीं पे हम बात करते हैं एनिमेलिया की, तो इसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स को रखा गया, जैसे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको नॉन कॉर्डेट में रखा गया। और नॉन कॉर्डेट में भी आप देखेंगे कि हायर नॉन कॉर्डेट और लोअर नॉन कॉर्डेट, लोअर नॉन कॉर्डेट और हायर नॉन कॉर्डेट में इसको तब्दील किया गया, बांटा गया, और फिर कॉर्डेट को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 से एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि विटेकर से पहले के क्लासिफिकेशन में फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म्स सभी को एक साथ में रख लिया गया था, क्योंकि इन सभी में क्या पाई जा रही बेटा, सेल वॉल पाई जा रही। तो फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको एक साथ रखा, क्यों, क्योंकि उनमें सेल वॉल पाया जा रहा। लेकिन ये ध्यान ही नहीं दिया गया कि फंगस के अंदर सेल वॉल तो है, बट इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, पाई जाती है, लेकिन बाद में पाया गया कि यह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कई कैरेक्टर के आधार पर डिफरेंट होते हैं। जैसे फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिस कारण फंजाई क्या होते हैं,
नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ये भी एक बड़ा और मेजर जो है ना करेक्टर यहां पर या खामी रहा पहले के क्लासिफिकेशन। एक नोट पॉइंट देके लिखा हुआ है, नोट पॉइंट यहां पर इंक्लूड किया गया है कि जो आपका आर एच विटेकर है ना, आर एच विटेकर साहब ने अपने 5 जगत प्रणाली, आर एच विटेकर साहब ने अपने 5 जगत वर्गीकरण में वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस का उल्लेख कहीं नहीं किया। तो इनका भी एक बहुत बड़ा खामी ये रहा कि इन्होंने वायरस को, वायरॉइड्स को और लाइकेंस को एक्सपोज नहीं कर पाया, प्रपोज नहीं कर पाया। ठीक है, और बाद में कार्ल वू साहब ने आकर के इसको इंक्लूड किया, वायरसेस को बताया और वायरॉइड्स को भी जगह दी और लाइकेंस को भी यहां पर इंक्लूड किया गया। अच्छा, एक खास बात मैं यहां पर आप लोगों को बता दूं कि जो कंपैरेटिव अकाउंट्स होते हैं ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरेटिव अकाउंट देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो 5 जगत प्रणाली है, जो 5 यहां पर किंगडम दिए गए, इनके बीच में जो कंपैरेटिव अकाउंट्स हैं, इनके बीच में जो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी वो क्या है। तो एक तरफ देखिए डाली गई कैरेक्टर और दूसरी तरफ आप सारे के सारे पांचों के 5 एक किंगडम लिख दीजिएगा, पांचों के 5 किंगडम लिख दीजिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। राइट, देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सेल टाइप की, कोशिका का प्रकार क्या है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा का जो प्रकार होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। नहीं यार, गलत हो गया, प्रोकैरियोटिक नहीं होता मेरा भाई। मोनेरा का जो प्रकार होता है, मोनेरा का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, मोनेरा का जो प्रकार है ये प्रोकैरियोटिक है। और वहीं अगर अपन लोग बात करें किसकी, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, तो इनका जो प्रकार है वो यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दैट मीन्स इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि नॉन सेलुलिक होती है, नॉन सेलुलोलिक होती है। दैट मीन्स इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाएगा, लेकिन सेलुलोज के स्थान पर ये काइटिन का एक्चुअल में बना होता है, सॉरी नॉन सेलुलोलिक होती है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें स्पेसिफिक टाइप के जो है ना सेक्राइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड। स्पेसिफिक टाइप की यहां पर जो है ना सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, जो कि पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। वहीं अगर अपन लोग बात करें किसकी, प्रोटिस्टा में, तो प्रेजेंट इन सम, लेकिन कुछ में एब्सेंट होती है। प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होती है, बट मोस्टली एब्सेंट, अधिकतर ये एब्सेंट होती है। वहीं हम लोग फंजाई की बात करें तो फंजाई और जो एनिमल, वैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और वहीं बात करें प्रोटिस्टा, वहीं बात करें फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी खास बात है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जाती है। फंजाई में पाई जाएगी और किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट में पाई जाएगी, किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल्स में नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, सेल वॉल यहां नहीं देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग ये कैरेक्टर की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब में पाई जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट मोनेरा में एब्सेंट होता है, यहां पर नहीं होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया ये मल्टी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। तो फंजाई में आप देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन लेवल का यहां पर प्रेजेंट रहेगा, और एनिमलिया में टिश्यू लेवल का भी होगा, ऑर्गन लेवल का भी होगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। वहीं पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, इनमें न्यूट्रिशन का प्रकार क्या है, तो मोनेरा कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक में भी ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कई प्रकार से अपने भोजन को प्राप्त कर सकता है। ये कीमोसिंथेटिक होता है, किसी केमिकल से, केमिकल कंपाउंड से अपने फूड को प्राप्त कर सकता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो
प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो क्या करते हैं, अपने भोजन को बना सकते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि प्लांट के ऊपर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। सेप्रोजोइक होते हैं, है ना, सेप्रोजोइक कहने का मतलब किसी एनिमल से, डेड एनिमल से अपने भोजन को प्राप्त कर देते हैं। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। जैसे ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक फॉर्म में रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन को बनाएगा, अपने भोजन को प्राप्त करता है। पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करेगा। सैप्रोफिटिक ऑटोट्रॉफिक यानी मतलब फोटोसिंथेटिक लाइक यूग्लिना। पैरासिटिक परजीवी के रूप में एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, बहुत सारे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। सैप्रोफिटिक किसी प्लांट के ऊपर रह करके, सैप्रोजोइक किसी एनिमल के ऊपर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करता है। फंजाई की बात करें तो फंजाई हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये हमेशा विषम पोषकीय होते हैं और ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। अधिकतर फंगस जो होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना, प्लांट के ऊपर ही उनको, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही जो है ना ये अपने भोजन को या फंगस लग जाता है, आपने अधिकतर देखा होगा। और पैरासिटिक कहने का मतलब क्या होता है, ये परजीवी रूप में होता है, किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रह करके ही अपने भोजन को प्राप्त करता है। प्लांटी की बात करें तो स्पेशली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट मींस इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया होती है और अपने भोजन को बना लेते हैं। वहीं एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स हमेशा और हमेशा कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, दैट मींस ये किसी दूसरे से ही अपने भोजन को प्राप्त करेगा। या तो ये होलोजोइक रूप में होगा, किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसी को ही खाएगा, या सेप्रोफिटिक होगा मतलब प्लांट्स को खाएगा, सेप्रोजोइक एनिमल को मार के खा जाएगा, और पैरासिटिक परजीवी रूप में होता है, डिपेंड होता है किसी एक के ऊपर, या जैसे कार्निवोरस, ओमनीवोरस, है ना, इस तरीके से होते हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कहने मतलब ये डिपेंड होता है प्लांट्स के ऊपर, कार्निवोरस कहने मतलब डिपेंड होता है मांस के ऊपर, और ओमनीवोरस कहने मतलब होता है डिपेंड होता है मांस और प्लांट दोनों के ऊपर, ठीक है। और पैरासिटिक फॉर्म में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइट के रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम एस्कैरिस की बात करें, बॉडी के अंदर रहता है, राउंड वॉर्म की बात करें, स्मॉल वॉर्म की बात करें, टीनिया सोलियम की बात करें, ठीक है। तो ये पैरासाइट के रूप में एनिमल्स हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं। या कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो केवल और केवल इंसेक्ट को खा करके ही जीवित रहती हैं, और ये इंसेक्ट तब खा पाती हैं जब जो चरवाहा होते हैं, जो चार पैर वाले और जो जानवर होते हैं, घास घास जो चरते हैं, उनके पास में, उनके ऊपर ही बैठ करके ये भोजन को अपने खाते हैं। जब न्यूट्रिशन टाइप पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा सेकेंड लेक्चर आज का कंप्लीट होता है, और इस सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका है वो समझा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड की है। क्लास 11th के जो हमारे छोटे मोटे बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं होता है कि भाई उनको क्या पढ़ना है। किताबें नहीं होती हैं, हाई स्कूल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं था, छोटी छोटी किताबें थी, लेकिन जब आप हाई स्कूल के बाद में 11th और 12th में आते तो इतनी मोटी मोटी किताबें, वो तो नहीं, फिर भी एनसीईआरटी अगर आप देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। लेकिन एनसीईआरटी क्या निचोड़ है, अब ऐसा तो है नहीं एनसीईआरटी को मैं रटा दूँ आपको, एनसीईआरटी रटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, एनसीईआरटी को समझाने का मतलब बनता है। जो एनसीईआरटी लेवल पर, यानी कि जो पूरा बुक का निचोड़ निकाला गया है, उसको मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर इन क्लासेस के माध्यम से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा सबसे पहले आपके पास आएगी। और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।